नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक खाद्यान्न फसलों के गेहूं से है। हम लोग गेहूं के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। गेहूं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चावल के बारे में पढ़ा था। चावल से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों ने देखे थे। उन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न वहाँ पर से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग गेहूँ। तो गेहूं को पहले देखिए, जिस प्रकार से हमने बताया था कि जो चावल है वो ग्रेमनी कुल का है, उसी प्रकार से गेहूं भी जो है वो ग्रेमनी कुल का पौधा है। इसको याद रखिएगा। जलवायु उसी प्रकार से उष्णकटिबंधीय जलवायु है, तो जलवायु इसकी भी उष्णकटिबंधीय है दोस्तों। लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर क्या था, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहाँ पर जो है तापमान जो है 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, क्योंकि ये शीत ऋतु की फसल है। वो थी ग्रीष्म ऋतु की फसल, यानी वो खरीफ की थी, और गेहूं जो है रबी फसल है। इसीलिए टेम्परेचर इसका 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री, मतलब ठंडी के मौसम में जो टेम्परेचर हमको प्राप्त होता है वही टेम्परेचर है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इतना वेरिएशन देखने को मिलता है इस फसल को पनपने में। औसत वर्षा जो होगी वो 80 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर है। वहाँ पर आपने चावल में क्या देखा था, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वहाँ पर फसलों का, मतलब गेहूँ चावल का जो औसत वर्षा है वो देखने को वहाँ पर मिली थी। यहाँ पर देखें भारतीय जो गेहूँ की प्रजाति है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो कौन कौन सी है। ये एक ट्रिटिकम कैम्पैक्टम है। ये ट्रिटिकम कैम्पैक्टम एक नाम है ये, और ट्रिटिकम स्फेरोकम, तो स्फेरोकम और ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम ये दो प्रजाति हैं। ये भारतीय गेहूं की प्रजाति, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय इसके साथ इसके मिले थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु के मोहनजोदड़ो की खुदाई में इसके साथ मिले थे इस प्रजाति के गेहूं के, इससे ये भारतीय प्रजाति कहलाई। वर्तमान में दोस्तों जो गेहूँ है वो है ट्रिटिकम एस्टिबम प्रजाति की खेती संपूर्ण भारत में की जाती है। इसी प्रजाति का जो गेहूं है वो हमारे यहाँ उगाया जाता है, ट्रिटिकम एस्टिबम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ नाम है मगर फिर भी एक बार दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ये ऑप्शन आएगा, एक दो बार पढ़े रहेंगे, अगर नहीं भी आपको कहीं बता पा रहे हैं तो अगर ऑप्शन में आएगा तो कर लेंगे आप। फिर देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी पीसेस में दोस्तों परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वही मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब रिपीटेड प्रश्न है, आप लोग को याद रखना है। नोरिन 10, इसीलिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे। नोरिन 10 पे देखिए परीक्षा में प्रश्न बन चुका है, लोअर पीसेस में भी बन चुका है और पीसेस में से क्वेश्चन आ चुका है नोरिन 10 पे। नोरिन 10 जो है वो छोटी प्रजाति, मतलब बोनी प्रजाति है खेती की, ये गेहूँ की जो बोनी प्रजाति है वो है, उसका नाम है नोरिन 10। ठीक है, इसको 1948 में दोस्तों USA में विकसित किया गया था। ठीक है, इसका देखिएगा, USA में नोरिन जीन्स का उपयोग करके गेंस नाम का एक बोनी शीत गेहूं की विकसित की गई है। तो ये गेंस नाम का एक बोनी शीत गेहूं मतलब प्रजाति विकसित की गई है, इसको याद रखिएगा। तो गेंस नाम का अगर कहीं गेंस नाम मिलेगा तो गेहूं की प्रजाति दोस्तों, और ये है नोरिन जीन्स को फाइंड करके निकाल करके उससे बनाया गया है ये। ठीक है, फिर दोस्तों देखिए महत्वपूर्ण कि हम लोग पढ़ते रहते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, हरित क्रांति के जनक कौन है, वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, वो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो है हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो हरित क्रांति कब आई थी, भारत के अंदर कब आई थी, 1966 से 67 के बीच में भारत के अंदर आई थी। इसको याद रखिएगा। हरित क्रांति 1965 से 1966 ईस्वी में लेरमा रोजो 64A तथा सोनारा 60, या सोनार बोलते हैं इसको, सोनारा भी करके लिख के आ जाता है, 64 का सबसे ज़्यादा आयात हुआ था 1965-66 में भारत के अंदर। तभी भारत के अंदर आप लोग देखेंगे 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति आई थी। सोनारा 64 जो है वो प्रेरित उत्परिवर्ती प्रजाति है। ठीक है, और क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा, इसमें ज़्यादा जो बीज होते हैं, जो गेहूं की उपज होती है, सबसे ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, सोनारा 64 प्रेरित उत्पत्ति प्रजाति है और हरित क्रांति की शुरुआत सोनारा 64 और लेरमा
रोज़ा 64A से ही माना जाता है, क्योंकि इसका आयात काफ़ी मात्रा में उस समय किया गया था जब हरित क्रांति आप लोग पढ़ते हैं उससे कुछ समय पहले। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रजातियाँ जैसे टिटकेल। जो टिटकेल प्रजाति है गेहूँ की दोस्तों, वो गेहूँ एवं राई के मध्य क्रॉस का परिणाम है, मतलब संकर प्रजाति है। टिटकेल जो है कैसी प्रजाति है दोस्तों? संकर प्रजाति है, लेकिन किसकी? गेहूँ और राई की। तो गेहूँ और राई की संकर प्रजाति जो है वो है टिटकेल, इसको याद रखेंगे। फिर आइए दोस्तों, मैक्रोनी गेहूँ। मैक्रोनी गेहूँ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो मैक्रोनी गेहूँ है वो सूजी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग सूजी का हलवा खाते होंगे, तो वही सूजी बनाने में मैक्रोनी गेहूँ का इस्तेमाल किया जाता है। और मैक्रोनी गेहूँ असिंचित जो क्षेत्र होते हैं, असिंचित परिस्थितियों में उपयोग की जाती है। मतलब जहाँ पर सिंचाई नहीं ना के बराबर होती है या कम होती है, वैसे क्षेत्रों में होता है। कह सकते हैं कि जो सूखा क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उगाने में इस प्रजाति का प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं इमर गेहूँ। इमर गेहूँ जो प्रजाति है ये दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो दक्षिण भारत में इमर नाम की गेहूँ की प्रजाति उगाई जाती है, इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर देखेंगे रस्ट। रस्ट क्या है दोस्तों? ये कोई प्रजाति नहीं, ये रोग है। तो रस्ट रोग और करनाल बंट रोग, ये दो फेमस रोग हैं गेहूँ में होने वाले, तो इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। कौन से रोग हैं? रस्ट और करनाल बंट। तो रस्ट रोग जो है ये 3 प्रकार के आते हैं और तीनों प्रकार पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। एक है येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। तो रस्ट करके आया क्वेश्चन, तो आप आंख बंद करके टिक मारे देंगे। येलो रस्ट आ गया, ब्राउन रस्ट आ गया, ब्लैक रस्ट, तो ये गेहूं का रोग है, ये देखिएगा। एक और रोग मैंने भी आप लोग को बताया, करनाल बंट। तो करनाल बंट रोग जो होता है गेहूं में कवक से होने वाला रोग है, तो ये भी याद रखिएगा। परीक्षा में प्रश्न आया है कि करनाल बंट रोग किस फसल का रोग है? तो गेहूं का है। और किसके कारण होता है? कवक से होता है। अब एक और बीमारी है जो गेहूं में अक्सर गेहूं में होती है, मतलब गेहूं में नहीं होती है, लेकिन वो गेहूं की उपज को कम करने की जिम्मेदार होती है। उसे बोलते हैं फ्लेरिस माइनर। तो फ्लेरिस माइनर जो है इसे गेहूं के मामा की संज्ञा दी जाती है। एक तरह के खरपतवार है। खरपतवार आप लोग देखते होंगे जब खेती होती है, जब फसल कुछ हो जाती है तो आप लोग देखते होंगे अगल बगल कुछ पौधे, छोटे बड़े पौधे उगाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी फसल होती है, जैसे गेहूं की फसल हो गई या चावल की फसल या अन्य कोई फसल है, उसके पोषक तत्वों को ग्रहण करने लगते हैं, क्योंकि कुछ आप उसमें खाद डालते हैं। तो वो पोषक तत्व आपकी फसल को ना मिलकर, गेहूं या चावल को ना मिलकर उस खरपतवार को मिलने लगता है, वो उगने लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जिसके बाद छोटी छोटी जोतें वो तो उखाड़ देते हैं, उसको वहाँ से निकाल देते हैं। लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी जोतें हैं वहाँ पर लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो उसके लिए छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो उसके छिड़काव में इस प्रकार के जो फ्लेरिस माइनर नाम का जो पौधा है, इसको दूर करने के लिए आइसोप्रोटीयूरान का छिड़काव किया जाता है। इसको छिड़कने के बाद जो होता है फ्लेरिस माइनर्स जो है वो ख़राब हो जाता है और फिर गेहूं की फसल के लिए ये उपयोगी सिद्ध होता है। तो फ्लेरिस माइनर क्या है? गेहूं में जो गेहूं की फसल होती है उसके बीच में इतना का खरपतवार है जो उगाता है। ठीक है, फिर देखिए गेहूं में क्वेश्चन बना था, गेहूं में कितने % प्रोटीन पाई जाती है? तो गेहूं में 8 से 15% तक प्रोटीन पाई जाती है। परीक्षा में पीछे से पूछा जा चुका है। और ग्लूटीन इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण से रोटी जो फूलती है वो ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ही फूलती है, तो याद रखिएगा इसको। तो 8 से 15% ग्लूटीन पाया जाता है। विटामिन देखेंगे B1, B2, B6 और ई विटामिन। दोस्तों ई याद रखिएगा, विटामिन ई लिखा है मैंने, ये B1, B2, B6 और ई जो है ये सब आप लोग देखते होंगे। ये सब कैसे हैं विटामिन? ये विटामिन जो है आपकी इसके अंदर पाया जाता है, और जब पिसाई की जाती है, पिसाई के लिए आप ले जाते हैं तो अक्सर ये विटामिन के नष्ट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा पिसाई के बाद कौन कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? B1, B2, B6 और ई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए गेहूँ उत्पादक। अब इसमें देखना गेहूँ उत्पादक क्या लिखा है मैंने कि गेहूँ उत्पादन में नंबर 1 राष्ट्र और नंबर 1 प्रदेश कौन सा, ये भी याद रखेगा। ठीक है, तो दोस्तों नंबर 1 जैसा कि हम लोग जानते हैं हमेशा प्रथम नंबर पे चीन है गेहूं के उत्पादन पे, और दूसरे नंबर पे भारत है। शीर्ष देश में इसको रखा गया, चीन और भारत को। और शीर्ष राज्यों में दोस्तों उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और
द्वितीय नंबर पे पंजाब है, दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या है, पंजाब है। एक चीज़ और याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पर अगर लैंड एरिया की बात करें, सबसे ज़्यादा कितने बड़े क्षेत्रफल की हम बात करें, क्षेत्रफल पे सबसे बड़े क्षेत्रफल पे गेहूं को उगाया जाता है, वो कौन सा देश है? तो आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा भारत। भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल पे गेहूं उगाया जाता है, मतलब एरिया ज़्यादा कवर करता है। हालांकि उत्पादन दूसरे नंबर पे है, लेकिन एरिया सबसे ज़्यादा एरिया पे गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं भारत के अंदर। दूसरे नंबर पे चाइना है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है गेहूँ, तो वो आप होगा उत्तर प्रदेश ही होगा। उत्तर प्रदेश नंबर 1 उत्पादन भी कर रहा है और ये कर रहा है। प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो पंजाब नंबर 1 आ जाएगा उत्पादन में, ठीक है ना। और वैसे उत्पादन में पंजाब सेकंड नंबर पे है, लेकिन प्रति हेक्टेयर प्रतिशतता के आधार पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो पंजाब नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन प्रतिशतता परीक्षा में प्रश्न कम पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन नंबर 1 प्रदेश कौन सा है, तो पंजाब का आंसर हो जाएगा। लेकिन वैसे क्या है, उत्तर प्रदेश। अगर सिर्फ उत्पादन आता तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपका परीक्षा में प्रश्न उत्पादन पे बनता है। तो उत्पादन भी मैं आप लोग को बता दूंगा, उत्पादन के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, उत्पादन भी आप एक साथ वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि उत्पादन परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है और आएगा भी, ठीक है ना। तो ये पूरा गेहूँ के ऊपर पूरी डिटेल थी, पूरे फैक्ट थे, इसको नोट कर लेंगे एक जगह पे और उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, आपका तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। और परीक्षा में आपका प्रश्न सही हो जाएगा। और जितने बनाए इससे बाहर गेहूँ के ऊपर प्रश्न नहीं बनने वाला, चाहे वो रोग हो, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे और ढेर सारे जो भी फैक्ट मैंने बताए हैं वो सभी। उसी प्रकार से चावल का भी था, तो चावल को भी आप लोग अच्छे से उसको याद कर लेंगे, उससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सभी चीज़ें इसमें कवर कर रखी हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।